मैंने सबसे ये राज छुपा रखा था कि मैं अपनी ही बड़ी बहन, जो मुझसे 13 साल बड़ी थी, के साथ पूरे 5 साल तक रिलेशनशिप में रहा। और ठीक उस दिन, जब हम लैंटर्न फेस्टिवल के मौके पर अपने परिवारों को सच बताने की तैयारी कर रहे थे, वो अचानक मेरे पास आई, मेरे कान के पास झुककर हल्के मजाक में बोली, मैं तुम्हारे साथ खेलते खेलते थक गई हूँ, क्यों ना तुम किसी और से शादी कर लो। उस पल मुझे लगा था मैं गुस्से में सीन क्रिएट करूंगा, साफ मना कर दूंगा, लेकिन अजीब तरह से मैं बिल्कुल शांत रहा और मैंने बस इतना कहा, ठीक है। और फिर मैंने खुद ही रेड वाइन की बोतल खोलकर सेलिब्रेशन शुरू कर दिया, जैसे सच में उसे मुझ जैसे परेशानी से छुटकारा मिल गया हो। क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में मैंने ही अपने परिवार को मनाकर उससे शादी की थी, लेकिन शादी के बाद वो मेरे साथ इतनी ठंडी हो गई थी कि हर रात मेरी नजदीकी को ठुकरा देती थी। यहाँ तक कि जब मैं एक कार एक्सीडेंट में खून से लथपथ था, तब भी वो मुझ पर ही गुस्सा हो गई थी कि मैं लापरवाह था। और बाद में मुझे पता चला कि उसके दिल में 18 साल से कोई और व्हाइट मूनलाइट था, जिससे वो हमेशा से प्यार करती थी, और मुझसे शादी सिर्फ अपने परिवार की अरेंज्ड मैरिज पूरी करने के लिए की थी। उसी वक्त मुझे समझ आ गया था कि भीख मांगकर पाया हुआ प्यार आखिर में खत्म ही होता है। इसीलिए इस बार दूसरी जिंदगी में मैंने तय किया कि मैं उसकी हर इच्छा पूरी करूंगा। और उसी पल मैंने मुस्कुराकर उसे जवाब दिया, मैं भी इस खेल से थक गया हूँ, चलो खत्म करते हैं। वो एक पल के लिए सन्न रह गई, जैसे उसे लगा हो उसने गलत सुना। फिर बोली, जे तुम्हें पता है तुमने अभी क्या कहा? लेकिन मेरे चेहरे पर वही शांत और बेफिक्र मुस्कान थी। हाँ, तुमने ही तो कहा था किसी और को ढूंढने के लिए, क्योंकि अगर ये मेरी पिछली जिंदगी होती तो उसके एक छोटे से शब्द पर भी मैं एक चिपकू पिल्ले की तरह उसका हाथ पकड़कर उसे मनाने लगता, जब तक वो मान न जाए कि वो गलत है। लेकिन इस बार मैंने खुद को आजाद करने का फैसला किया। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही पास की मेज से ग्लास टूटने की आवाज आई और एक शख्स रोते हुए बाहर भाग गया। आसपास के लोग मुड़कर देखने लगे। मेरी बड़ी बहन यूएन ने उसकी कोहनी मारते हुए कहा, अरे वो जो अभी ग्लास तोड़कर गया, वो तुम्हारा एक्स नहीं था? आज उसे यहाँ क्यों बुलाया? नए साल में चीजें तोड़ना अच्छा नहीं होता। कहीं ये तुम्हारी वजह से तो नहीं? उसकी भौहें और सिकुड़ गईं और वो तुरंत उठकर बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद बाहर की रोने की आवाज धीरे धीरे कम होकर फुसफुसाहट में बदल गई, जैसे कोई कपल बात कर रहा हो। इधर खाना एक एक करके आता रहा और मैं बस अपने कटोरे में चुपचाप खाता रहा, क्योंकि अगर ये पहले होता तो हर डिश के साथ मैं उसके छोटे कटोरे में खुद से खाना परोसता। ये आदत मुझे उससे मिलने के बाद से लग गई थी। वो अक्सर काम के कॉल्स में उलझी रहती थी और खाना खाते खाते भी बाहर जाकर फोन उठाती थी। और हर बार जब मेरी बहन मुझे इतना डिवोटेड देखती, वो झलकर कहती, यार तू फिर से उसे खाना दे रहा है, अपनी खुद की बहन के लिए तो इतना अटेंटिव नहीं है। सच बता, कहीं तू उससे प्यार तो नहीं करने लगा? कई बार मैं सच बोलने ही वाला था, लेकिन हर बार वो जानबूझकर दूरी बना लेती, मेरे बालों को ऐसे उलझा देती जैसे मैं छोटा भाई हूं, और मुस्कुराकर कहती कि मैं उसका छोटा भाई ही हूं। मैं भी उसकी मंशा समझ जाता था। वो हमारे रिश्ते को पब्लिक नहीं करना चाहती थी। पूरे 5 साल में उसने कभी भी अपने सोशल मीडिया पे मेरे बारे में कुछ पोस्ट नहीं किया, यहाँ तक कि प्राइवेट विजिबल पोस्ट भी नहीं, जैसे वो हमारे प्यार का कोई निशान ही नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन मैं उसे इतना प्यार करता था कि बार बार खुद को परछाइयों में छुपाने के लिए तैयार था। मुझे चुपचाप खाते देखकर मेरी बहन हंसते हुए बोली, क्यों ना जाकर वनी दीदी को देखाओ, ध्यान रखना कहीं वो किसी और लड़के के साथ भाग ना जाए। मेरी चॉपस्टिक पकड़ने वाली उंगली वहीं रुक गई और मैंने शांत होकर कहा, अगर वो किसी के साथ चली भी जाए तो मेरा क्या? मैं तो उसका भाई हूँ, मुझे बीच में पड़ने की क्या जरूरत है? ये सुनकर मेरी बहन ने मुझे गौर से देखा, जैसे मेरे चेहरे से कुछ पढ़ना चाहती हो। तभी सुआनीन और सनचेन वापस आ गए। सनचेन की आंखें लाल थीं, जैसे वो अभी अभी रोकर आया हो, और सुआनीन उसका हाथ पकड़कर उसे बार बार दिलासा दे रही थी। ये देखकर मेरी बहन ने ताली बजाते हुए कहा, अरे वाह, वैनिंगटन और सनचेन फिर से साथ आ गए। ये सुनते ही उसने अचानक मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में घबराहट की एक चमक आई। तुम क्या बेकार की बातें कर रही हो? वो और मैं तो बस पुराने क्लासमेट्स हैं। थोड़ा कंसर्न दिखा दिया तो क्या गलत है? मेरी बहन बिना झिझक उसके पास गई और बोली, मैं भी तो तुम्हारी पुरानी बेंचमेट हूँ, मेरे लिए थोड़ा कंसर्न नहीं दिखा सकती? सु वैन निंग हल्के से मुस्कुराई और उसे धक्का देते हुए हट गई। और सन चेन के उस नाजुक और उस पर निर्भर दिखने वाले रूप को देखते हुए मैंने अपनी बहन को पीछे खींच लिया और कहा, सिस, दूसरी बहन और भाई सनचेन की दुनिया डिस्टर्ब मत करो, जल्दी वापस आकर खाना खाओ। इतना कहते हुए मैंने सू वानिंग की तरफ एक चमकती हुई मुस्कान के साथ देखा और बोला, है ना दूसरी बहन? ये सुनते ही वो एक पल के लिए जड़ हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था जिसे मैं समझ नहीं पाया, लेकिन आखिर में उसने कुछ नहीं कहा और बस सनचेन का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। और जैसे ही वो दोनों टेबल से हटे, आसपास बैठे लोग फुसफुसाने लगे। मैंने पहले ही कहा था ना, व्हाइट मूनलाइट वाला प्यार बहुत ताकतवर होता है। आज की उनकी इंटरेक्शन देखकर लग रहा है फिर से साथ आ जाएंगे, किसी ने कहा। बिल्कुल, उस वक्त सनचेन को किडनी फेलियर के कारण तुरंत ट्रांसप्लांट चाहिए था और सुआनीन ने
बिना सोचे अपना किडनी दे दिया था, खुद रिकवर भी नहीं हुई थी और सीधा हॉस्पिटल जाकर उसकी देखभाल करने लगी थी। उसने अपनी आधी जिंदगी दे दी थी उसे। अब जब सन चेन वापस देश आ गया है तो शायद ये दोनों फिर कभी अलग नहीं होंगे। ये सब सुनकर मेरा दिल इतना दर्द करने लगा कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। तब मुझे एहसास हुआ कि उनकी किस्मत तो बहुत पहले से ही एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और मैं ही एक बेवकूफ था जो इतने सालों से एक ऐसे रिश्ते को पकड़े बैठा था जिसे कभी रोशनी में आने का मौका ही नहीं मिला। अपनी पिछली जिंदगी में शादी के बाद हमारा रिश्ता पूरी तरह बदल गया था। हम अलग अलग कमरों में सोते थे, यहाँ तक कि खाने के बर्तन भी अलग रखे जाते थे। और जब उसके माता पिता ने हमें बच्चा करने के लिए दबाव डाला तभी उसने मजबूरी में मुझे गले लगाया जैसे कोई काम पूरा कर रही हो। उस रात उसने लाइट बंद करवा दी और पूरे समय अपनी आंखें बंद रखीं जैसे वो कोई अपमान सह रही हो। और अगले ही दिन वो सन चेन के घर चली गई और पूरी रात वापस नहीं आई। एक सर्दी में जब मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया था और मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था, मैंने उससे मुझे हॉस्पिटल ले जाने को कहा, लेकिन उसने चिड़चिड़े अंदाज में मना कर दिया, ये कहकर कि उसे ओवर टाइम करना है। और फिर मुड़कर सन चेन के साथ एक वॉच शॉप में घड़ी खरीदने चली गई। वहां की सेल्स गर्ल ने उन्हें एक प्यार करने वाले कपल की तरह बधाई भी दी। और जब मेरा कार एक्सीडेंट हुआ और मैं सड़क पर खून से लथपथ पड़ा था, मैंने दर्द में उसे कॉल किया तो उसने झुंझलाकर कहा, सिर्फ एक एक्सीडेंट ही तो है, मर थोड़ी जाओगे, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? खुद ही 120 पर कॉल कर लो, हॉस्पिटल बहुत बिजी है, अगर और कुछ नहीं है तो मैं कॉल काट रही हूँ। और जब मैंने दोबारा कॉल किया तो उसका फोन बंद था। उसी रात हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़े पड़े मैंने देखा कि सन चेन ने लगातार 8 पोस्ट्स डाली थी। हर एक में सू वन उसके साथ डिज्नीलैंड में उसके बर्थडे पर थी। हर 9 फोटो ग्रिड के बीच में दोनों किस करते हुए थे। उस पल मेरी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी और आखिर में मैं ज्यादा खून बहने की वजह से मर गया। फिर भी सुवानिंग को लगा कि मैं उसके बर्थडे बैंक्वेट में एक्टिंग कर रहा हूँ। अब इस जिंदगी में जहां सु वैनिंग के बिना कोई मेन कैरेक्टर नहीं था, सब अपने अपने में लगे हुए थे। मेरा भी मन नहीं लग रहा था। खाना खत्म करके मैं वहां से चला गया। पहले वो हर 3 मिनट में मुझे मैसेज करती थी, लेकिन आज रात वो असामान्य रूप से शांत थी। बाहर नए साल के पटाखों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन मेरे अंदर जरा भी खुशी नहीं थी। रात के 1 बजे एक फायरवर्क ने मेरी खिड़की को रोशन किया और उसी समय सुवान, जो शायद ही कभी सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करती थी, अचानक अपडेट किया। फोटो में सन चेन उसके कंधे पर सिर रखे गहरी नींद में था और कैप्शन में सिर्फ एक शब्द था। पोस्ट होते ही 1 मिनट के अंदर कमेंट्स भरने लगे, लंबी उम्र साथ बिताओ, हैप्पी वेडिंग। हर तरफ से 100 साल की खुशहाल जिंदगी की शुभकामनाएं आ रही थीं। मैंने भी कैजुअली लाइक कर दिया, लेकिन जैसे ही मैंने पोस्ट रिफ्रेश की वो गायब हो चुकी थी। अगले ही पल सन चेन का मैसेज आया, बहन वैनिन मुझे घर छोड़ने आई थी, मैं उसके कंधे पर सो गया। देर हो गई है और मुझे ठीक नहीं लगा कि वो अकेले वापस जाए, इसीलिए मैंने उसे आज रात अपने घर रुकने दिया। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मैंने बिना किसी भावना के जवाब दिया, हूँ, क्योंकि अब से वो जिसके साथ भी रहे या जो भी करे उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। और जैसे ही मैं सोने वाला था, सु वैनिंग का भी मैसेज आ गया, सन चेन अभी हाल ही में देश लौटा है, उसने नए साल के लिए ज्यादा कपड़े नहीं खरीदे, तुम्हारे पास कुछ नए हैं ना, उसे दे दो, वो कल पहन लेगा, मॉल बंद है और उसके पास खरीदने का समय नहीं है। ये मैसेज देखते ही मेरा पहले से ही टूटा हुआ मन पूरी तरह से नीचे गिर गया। मुझे बस यही लगा कि पिछली जिंदगी में मैं सच में अंधा था जो उससे प्यार कर बैठा। जिन नए कपड़ों को मैंने खुद के लिए खरीदा था, जिन्हें मैंने अभी तक पहना भी नहीं था, वो चाहती थी कि मैं उन्हें उसके सबसे प्यारे इंसान को दे दूं। आखिर वो मुझे समझती क्या थी? मैंने जिद में कोई जवाब नहीं दिया और सीधे फोन बंद कर दिया। लेकिन अगली सुबह ही वो सन चेन को लेकर मेरे दरवाजे पर आ गई। सुबह के 10 बजे सुआनीन ने डोरबेल बजाई। मेरी बहन भागकर दरवाजा खोलने गई और जब उसने देखा कि सुआनीन और सन चेन बाहर ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर खड़े हैं, तो मेरे अलावा पूरा परिवार उन्हें खुशी खुशी अंदर ले आया। सुआनीन बचपन में ही अपने माता पिता को खो चुकी थी और अपनी दादी के साथ पली बढ़ी थी, और क्योंकि वो हमारी पड़ोसी थी, मेरे माता पिता उसे पहले से ही अपनी बेटी मानते थे। जैसे ही वो अंदर आई, उसने मुझे गहराई से देखा। तभी मेरी माँ मुस्कुराते हुए सन चेन से बोली, ये तो इसका बॉयफ्रेंड होगा ना, कई सालों से नहीं देखा तुम्हें, अब तो और भी हैंडसम हो गए हो। सन चेन तुरंत मुस्कुराते हुए बोला, धन्यवाद आंटी, कई साल हो गए आपसे मिले हुए, आप तो अभी भी उतनी ही खूबसूरत लग रही हैं। उसकी मीठी बातों से मेरे माता पिता खुशी से खिल उठे। तभी मेरी माँ ने मुझे आवाज दी, तू अभी तक कमरे में क्या कर रहा है, जल्दी आकर चाय परोस। मैंने चुपचाप उनके लिए चाय डाली और कहा, नया साल मुबारक हो दूसरी बहन और भाई सन चेन। मेरी तरफ देखते हुए सु वैनिंग के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, और जब मैं बाथरूम में गया तो उसने अचानक मुझे मैसेज किया, तुम किस बात पर नाराज हो? लेकिन मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। दोपहर के खाने के वक्त
हमारे बीच सीट को लेकर छोटा सा मामला हुआ। मैं अपनी यूजुअल जगह पर बैठ गया और सुआनिन बिना कुछ बोले मेरे बगल में बैठ गई, जो कि मेरी बहन की सीट थी। मेरी बहन ने देखा कि उसकी जगह कोई और बैठा है और फिर सन चेन के पास खाली सीट को देखा। अरे, मेरी सीट क्यों ले रही हो? जल्दी जाकर अपने बॉयफ्रेंड के पास बैठो। ये कहकर वो सुआनीन को खींचने लगी। थोड़ी सी खींचातानी के बाद आखिरकार सु वैनिंग मेरे सामने बैठ गई और मुझे गहरी नजरों से देखने लगी, लेकिन मैंने नजरें हटा ली और चुपचाप खाना खाने लगा। बीच में वो फोन कॉल लेने बाहर चली गई और सामने उसके खाली छोटे कटोरे को देखकर मैंने एक और निगला, लेकिन फिर भी उसे नजरअंदाज करने का फैसला किया। जब वो वापस आई तो उसने उस खाली कटोरे को देखा और फिर मुझे देखा। मेरी बहन ने तुरंत बात संभालते हुए कहा, हम सब यहाँ परिवार हैं, कोई तुम्हारा खाना नहीं छीनेगा, इसीलिए जेयूयू को परेशान मत करो। तभी मेरी माँ ने सुआनिंग को देखा और फिर मुझे एक मतलब भरी नजर से देखते हुए बोली, जेयूयू, इस साल तुम्हारी बहन वार्निंग अपना बॉयफ्रेंड घर लाई है, तुम कब अपनी गर्लफ्रेंड लेकर आओगे ताकि हम भी देख सकें। सुआनिन कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया, पापा, मम्मी, अगर आपके पास कोई लड़की है तो मुझे मिलवा दीजिए। पहले मैं हमेशा ऐसे सवालों से बचता था, लेकिन इस बार मेरा जवाब सुनकर मेरी बहन की आंखों में आंसू आ गए। शाओयू, आखिरकार तुम्हें समझ आ गई, बस तुम हाँ कहो। डिनर के बाद मैं तुम्हें कुछ खूबसूरत लड़कियों से मिलवाती हूँ, मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ठीक है। सब हंसते बोलते रहे, लेकिन तभी सुआनिंग ने अचानक बीच में कहा, आंटी, मजाक मत कीजिए, सन चेन सिर्फ मेरा पुराना क्लासमेट है। मेरी माँ एक पल के लिए चौंक गई और सन चेन की मुस्कान वहीं जम गई। मेरी बहन ने माहौल और बिगाड़ते हुए कहा, तो मतलब अभी भी सिंगल हो? तो क्यों ना मैं तुम्हारी मुलाकात जोयू से करवा दूं। ये सुनकर मेरा पहले से ही उलझा हुआ दिल और कस गया। सुआनी ने उसे कोहनी मारी और कहा, छोड़ो भी, जेयूयू मेरा भाई है। मैंने गहरी सांस लेकर खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सिस, बेकार की बातें मत करो, सुआनिन मेरी दूसरी बहन है। डिनर के बाद सुआनिन सन चेन के साथ चली गई और अगले कुछ दिनों तक हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। मैं अपनी जिंदगी वैसे ही जीता रहा, खाता पीता और हर क्लास गैदरिंग में एक्टिवली हिस्सा लेता रहा। नए साल के 5वें दिन की रात मेरी बहन की क्लास रियूनियन थी। उसने देखा कि मेरे पास कोई प्लान नहीं है, तो वो मुझे जबरदस्ती साथ ले गई। मैं पहले ही सोने जा रहा था और जाने से मना कर दिया, लेकिन उसने कहा, आज रात तुम्हारी दूसरी बहन की जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट है, उसके भाई होने के नाते तुम्हें ये देखना चाहिए। और जब हम उस पार्टी में पहुंचे तब मुझे पता चला कि सन चेन आज की इस गैदरिंग में सु वैनिंग को प्रपोज करके उससे फिर से रिलेशनशिप शुरू करने वाला है। लोगों की बातों से साफ था कि जैसे ही सोन चेन वापस देश लौटा, उन दोनों के बीच के एहसास तेजी से फिर गर्म हो गए थे और उनके दोबारा साथ आने की संभावना बहुत ज्यादा थी। एक क्लासमेट जो ज्वेलरी शॉप में काम करता था, उसने कहा, वो सुआनिन परसों हमारी दुकान पर रिंग देखने आई थी, 90% चांस है कि वो सन चेन के लिए है। मैं अपनी बहन के लगभग सभी क्लासमेट्स को जानता था और जैसे ही मैं वहां पहुंचा, कई लोग मुझे देखकर ग्रीट करने लगे और मजाक में बोले कि मैं यहाँ मौजूद सिंगल लड़कियों में से किसी एक को चुन लूं। मैं भी हंसकर उनके साथ मजाक करता रहा, लेकिन थोड़ी दूरी पर खड़ी सु वार्निंग चुपचाप मुझे देख रही थी। बिना कुछ बोले डिनर शुरू होने से पहले सन चेन मुझे अलग ले गया और बोला, जेयूयू, मुझे पता है वैनिंग तुम्हारी बात बहुत मानती है, वो तुम्हारी हर बात सुनती है, तो जब मैं बाद में अपने दिल की बात कहूंगा तुम मेरे लिए कुछ अच्छा बोल देना, ठीक है? इससे हमारे फिर से साथ आने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। बाहर से वो शांत और सज्जन लग रहा था, लेकिन उसके अंदर की नीयत साफ नहीं थी। उसे पता था कि मैं सु वार्निंग को पसंद करता हूँ, लेकिन क्योंकि वो हमारे रिश्ते को पब्लिक नहीं करना चाहती थी, मुझे सब कुछ सहकर चुप रहना पड़ता था और वो इसी कमजोरी का फायदा उठाकर मुझे अंदर ही अंदर तोड़ना चाहता था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अपनी पिछली जिंदगी जीने के बाद मैं पहले ही सु वैनिंग को छोड़ चुका हूँ। इसीलिए मैंने उससे भी ज्यादा चमकती मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम दोनों की जरूर मदद करूंगा। वो मुस्कुराया और वापस प्राइवेट रूम में चला गया। डिनर टेबल पर पता नहीं सु वार्निंग को क्या हो गया था, वो बार बार मेरे कटोरे में खाना डालने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले मैं उसके लिए करता था। तभी वेटर एक नई गरम चिकन डिश लेकर आया और जैसे ही उसने एक टुकड़ा उठाकर मेरे कटोरे में डालना चाहा, मैंने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर कटोरा ढक लिया और मुस्कुराकर कहा, दूसरी बहन, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, खुद कर सकता हूँ, ये सन चेन के कटोरे में डाल दो। वो चिकन का टुकड़ा हवा में ही अटक गया, माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। तभी सन चेन ने अपना कटोरा आगे बढ़ाते हुए कहा, सिस्टर वार्निंग, कौन जानता है, शायद जोयू के दिल की लड़की यहीं मौजूद हो, उसके लिए इतना मत सोचो। उसके इतना कहते ही बाकी क्लासमेट्स एक एक करके उठने लगे और सन चेन के साथ ड्रिंक करके उसे वेलकम करने लगे। जैसे ही उसने ग्लास उठाया, सु वैनिंग ने तुरंत वो छीन लिया और बोली,
सन चेन को शराब नहीं सहन होती, ये मैं उसके लिए पीती हूँ। और फिर उसने एक ही घूंट में पूरा ग्लास खत्म कर दिया। सब लोग तालियां बजाने लगे। वो एक के बाद एक ग्लास पीती गई और उसका चेहरा हल्का लाल होने लगा। तभी सन चेन ने उसका हाथ पकड़कर रोका। वार्निंग, मेरे लिए इतना मत पियो। मुझे नहीं पता वो सच में नशे में थी या नहीं, लेकिन उसने उसे एक नरम नजर से देखा और कहा, ठीक है, तुम्हें शराब नहीं सहन होती, वो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं। ये सुनते ही पूरा हॉल शोर से भर गया। मुझे समझ आ गया कि उसकी जिंदगी का सबसे अहम पल अब आने वाला है। सन चेन का चेहरा लाल था और उसने कहा, वार्निंग, इतने सालों बाद भी मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। क्या हम फिर से साथ आ सकते हैं? सब लोग चीयर करने लगे, सिवाय मेरे। माहौल बिल्कुल परफेक्ट बन चुका था। हीरो अपना प्यार कन्फेस कर रहा था और बस हीरोइन की हाँ का इंतजार था, जैसे कोई परफेक्ट लव स्टोरी बनने वाली हो। स्पॉटलाइट के नीचे खड़े उन दोनों को देखकर मैं भी ताली बजाते हुए बोला, सन चेन जैसा डिवोटेड और हैंडसम इंसान सच में रेयर होता है। दूसरी बहन, क्या तुम हाँ नहीं कहोगी? लेकिन तभी स्वानिन ने मुझे घूरते हुए तीखे अंदाज में कहा, जे यू, आज तुम्हें क्या हो गया है? दूसरों का चीयर करना अलग बात है, लेकिन तुम मेरे बॉयफ्रेंड होकर क्यों प्रेशर डाल रहे हो? उसके ये कहते ही पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। मेरी बहन सबसे पहले रिएक्ट करते हुए हैरानी से उसे और फिर मुझे देखने लगी। जे यू, इसने तुम्हें क्या कहा? बॉयफ्रेंड, मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सिस, दिख नहीं रहा? दूसरी बहन नशे में है, बस मजाक कर रही है। लेकिन सुआनीन साफ नाराज थी। उसने सन चेन को एक तरफ किया और मेरी तरफ बढ़ी, और जैसे ही मैं एक कदम पीछे हटा, तभी उसके पीछे से ग्लास टूटने की आवाज आई। हम सबने मुड़कर देखा तो सन चेन की पिंडली कांच से कट चुकी थी। ये देखते ही सु वैनिंग ने सब कुछ छोड़ दिया और तुरंत उसे उठाने के लिए दौड़ी। उसकी चोट देखकर उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। सन चेन ने पहले मुझे एक साइड ग्लांस दिया और फिर सु वार्निंग से बेचारगी से कहा, वार्निंग, इतने लोग देख रहे हैं, जल्दी मुझे छोड़ दो, नहीं तो लोग हमारे रिश्ते को गलत समझेंगे। और छोटा भाई जोयू भी लगता है आज मूड में नहीं है। क्या तुम उसे देखने नहीं जाओगे? उसकी आवाज ना बहुत ऊंची थी न धीमी, बस इतनी कि मेरे कानों तक साफ पहुंच जाए। उसने जानबूझकर ये बात कही थी ताकि सुआनीन सबके सामने हमारा रिश्ता साफ करे, लेकिन उम्मीद के उलट वो गंभीर चेहरा बनाए चुप रही और कुछ नहीं बोली। सन चेन ने मुझे एक नजर देखा और फिर उससे कहा, इसे छोड़ो, पहले मुझे हॉस्पिटल ले चलो। और वो उसे सहारा देकर प्राइवेट रूम से बाहर ले गई। उनके जाते ही मेरी बहन तुरंत मेरे पास आकर बोली, वो सुआनी तो कभी नशे में नहीं होती, सच सच बता, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? मैंने सिर हिलाकर कहा, कुछ नहीं। शायद सन चेन बहुत अचानक बोल गया और वो समझ नहीं पाई। वो और पूछना चाहती थी, लेकिन मैंने बात टाल दी। खाना खत्म होते ही मैं बहाना बनाकर निकल गया और पार्टी के बाद अकेला सड़क पर चलता रहा। चारों तरफ कपल्स और छोटे छोटे ग्रुप्स थे। सबके चेहरों पर मुस्कान थी। लोग पटाखे जला रहे थे, लेकिन मेरे अंदर कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। जब मैं अपने बिल्डिंग के नीचे पहुंचा तो वहां सु वार्निंग खड़ी थी। मैंने कदम तेज किए और गेट की तरफ बढ़ा, लेकिन वो एक कदम आगे आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। मैंने उसे अवॉइड करना चाहा, लेकिन उसने मुझे जोर से खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। अगर ये मेरी पिछली जिंदगी होती तो शायद मैं उस गर्माहट को महसूस करना चाहता, लेकिन अब मैंने उसे ठंडेपन से अलग कर दिया और कहा, दूसरी बहन, ये मेरे घर के नीचे है, अगर मम्मी पापा देख लेंगे तो गलत समझेंगे। वो एक पल के लिए रुक गई और उसका हाथ धीरे धीरे वापस चला गया। फिर उसने पूछा, आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम भीड़ के साथ मिलकर क्यों चीयर कर रहे थे? मैंने कंधे उचकाकर कहा, क्या गलत था? सन चेन अभी तक तुम्हें नहीं भूल पाया और तुमने कभी उसके लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। मुझे लगता है तुम दोनों एक अच्छी जोड़ी हो। फिर से साथ आना तो स्वाभाविक है। मैं सच बोल रहा था, लेकिन उसने इसे अलग तरह से लिया। वो जो कभी मुस्कुराती नहीं थी, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और बोली, और तुम अपनी पहचान भूल गए हो? वो कौन था जो कहता था कि अगर मैं किसी भी आदमी के करीब गई तो? इससे पहले कि वो पूरा बोलती, मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। सुआनीन, हम पहले ही खत्म कर चुके हैं। वो फिर से जमसी गई और जब उसे यकीन हो गया कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूं तो वो घबरा गई। किसने कहा कि हम खत्म हो गए? मैं इसकी इजाजत नहीं देती, मैंने शांत होकर कहा। तुम इजाजत नहीं देती तो क्या? तभी पीछे से मेरी बहन की आवाज आई। मैंने पलटकर मुस्कुराते हुए कहा, दूसरी बहन सन चेन को एक वॉच देना चाहती है, इसलिए मुझसे पूछने आई थी कि आपको लोग किस तरह की स्टाइल पसंद करते हैं। कह रही थी, अगर मैं ठीक से जवाब नहीं दूंगा तो मुझे घर में नहीं जाने देगी। ये सुनते ही सु वैनिंग का चेहरा बदल गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कुछ कहने ही वाली थी कि मेरी बहन ने बीच में बोल दिया, अगर सन चेन के लिए है तो उससे खुद पूछो, मेरे भाई से क्यों पूछ रही हो? या तुम जोयू को वॉच देना चाहती हो? ये सुनकर उसके गाल हल्के लाल हो गए। मैंने उसके हाथ की उंगलियां एक एक करके हटाई और कहा, जब तुमने सन चेन के साथ फिर से शुरू करने का फैसला कर लिया है दूसरी बहन, तो अभी उसके पास क्यों नहीं जाती? उसकी टांग घायल है, उसे किसी की जरूरत है। ये सुनते ही उसने आवाज ऊंची कर दी, जोयू, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? किसने कहा कि मैं उसके साथ फिर से शुरू कर रही हूँ? उसे मुझ पर चिल्लाते देख मेरी बहन भी चिढ़ गई। स्वानिन, तुम्हें क्या हो गया है? तुम रिकंसाइल करो या ना करो, ये तुम्हारा और सन चेन का मामला है। गुयू पर क्यों गुस्सा निकाल रही हो? मैं देख सकता था कि स्वानिन फिर भड़कने वाली है। तभी मेरी बहन ने मुझे कोहनी मारी, चलो बहुत ठंड है, घर चलते हैं।
घर पहुंचते ही मैं जूते भी नहीं उतार पाया था कि सुआनिन का फोन आने लगा। मैंने कई बार काट दिया, लेकिन वो बार बार कॉल करती रही। आखिर में उसने मैसेज भेजा, तुम कब सोओगे? मैं बाद में तुम्हें लेने आऊंगी। मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, क्या हम बात कर सकते हैं? मैं फिर से उसके साथ उलझना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने फोन ही बंद कर दिया। नहाकर जब मैं लाइट बंद करके सोने वाला था, तभी मेरी बहन ने दरवाजा खटखटाया। जोयू, कोई तुमसे मिलने आया है, जल्दी बाहर आओ। मैंने कंबल सिर पर खींच लिया और कहा, जो भी है कल बात करेंगे। तभी उसने कहा, सनचेन तुमसे मिलने आया है। ये सुनते ही मेरी आंखें खुल गईं। मैं समझ नहीं पाया कि वो मुझसे क्या चाहता है। बाहर जाकर देखा तो सनचेन दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में खूबसूरती से पैक किए हुए गिफ्ट्स के बैग और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान। मैं विदेश से कुछ स्पेशल चीजें लाया था, तुम्हें देना चाहता था लेकिन भूल गया। मैंने सीधा पूछा, तुम किसी और वजह से आए हो है ना? वो बिना घुमाए सीधा अंदर आकर कुर्सी पर बैठ गया और बोला, जो मैं सीधी बात करता हूँ। मुझे पता है विदेश में इन सालों के दौरान तुम और वानिन काफी करीब आ गए थे, लेकिन अब जब मैं वापस आ गया हूँ, मैं उससे शादी करूंगा और उसके साथ फ्यूचर में बच्चे भी होंगे। उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम उससे थोड़ी दूरी बनाए रखोगे। और मेरे दिमाग में धीरे धीरे एक सवाल खड़ा हो गया। मैंने ठंडे स्वर में कहा, तुम गलत समझ रहे हो। वो और मैं बस भाई बहन जैसे हैं। अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई है तो अब तुम जा सकते हो, मुझे सोना है। ये सुनते ही सनचन की आंखों में गुस्सा भर गया। अगर तुम बीच में नहीं आते तो आज रात मैं और सुआनिन फिर से साथ आ जाते। तुम आखिर क्या नाटक कर रहे हो? सुवानिंग तुम्हें पसंद करती है, तुम्हें दिखता नहीं? मैंने सिर हिलाया और बेहद गंभीर आवाज में कहा, वानिंग और मैं भाई बहन जैसे हैं, अब और आगे भी ये कभी नहीं बदलेगा। अगर तुम्हें वो पसंद है तो सीधे उसके पास जाओ, मुझ जैसे बाहरी इंसान पर समय बर्बाद मत करो। मेरी इस बात पर वो कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया, जैसे उसके पास कहने को कुछ बचा ही ना हो। फिर वो बिना कुछ बोले गिफ्ट्स के बैग वहीं छोड़कर चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद मुझे कोई सुकून नहीं मिला, उल्टा दिल और भारी हो गया। क्योंकि पिछली जिंदगी में भी जब मैंने और सुआनिन ने शादी की खबर दी थी, तब सन चैन मुझसे अकेले मिलने आया था। मुझे लगा था वो झगड़ा करने आया है, लेकिन वो हैरानी की बात थी कि वो बहुत शांत था। उसने अपना फोन निकाला और पहली मुलाकात से लेकर अब तक की उसकी और सुवानिंग की पूरी चैट हिस्ट्री मुझे दिखाने लगा। पहले फॉर्मल मैसेजेस, फिर धीरे धीरे नजदीकियां, पहली मुलाकात, पहली कन्फेशन, उनका रिलेशनशिप, और फिर ब्रेकअप के बाद भी जब वो विदेश में था तब भी दोनों के बीच एक अजीब सा कांटेक्ट बना रहा, जो दिखने में दोस्ती था लेकिन असल में कुछ और ही था। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे बुझती गई, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी। देख रहे हो, जिसे सुआनिन सच में प्यार करती है वो मैं हूँ। शादी से क्या फर्क पड़ता है? उसका दिल कभी तुम्हारे पास नहीं होगा। उसने तुमसे प्यार में शादी नहीं की थी, बस जिम्मेदारी की वजह से। उस वक्त मैंने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया था। मुझे लगा था कि ठंडी चैट हिस्ट्री कभी उस इंसान की जगह नहीं ले सकती जो हर दिन मेरे साथ रहता है, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसकी हर बात सच साबित होगी। उस रात मेरी नींद बिल्कुल खराब रही। सुबह तक मैं जागता रहा, तभी बाहर से मेरी बहन ने दरवाजा खटखटाया। जोयू, तुमने उस दिन कहा था ना कि तुम किसी को ढूंढना चाहते हो। मेरी एक दोस्त आज विदेश से वापस आई है, वो भी तुम्हारी तरह मेडिकल फील्ड में है। मिलना चाहोगे? ये सुनते ही मेरे अंदर अचानक एनर्जी आ गई। हाँ, पुराना गया, नया आया। अभी मेरे लिए सबसे अच्छा तरीका है खुद को डिस्ट्रैक्ट करना। मुझे इतने उत्साह से उठकर तैयार होते देखकर मेरी माँ भी हैरान रह गई कि मैं सच में बदल गया हूँ। मैं खुद भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। कहीं ना कहीं ये सब सुवनिंग की वजह से ही था। मेरी बहन की वो दोस्त काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। मिलने का समय तय होते ही उसने खुद ही मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांग ली। मैंने अपनी बहन से कहा उसे मेरा वीचैट दे दें। उसे ऐड करने के बाद मैंने देखा कि उसकी प्रोफाइल पिक्चर एक ब्रिटिश शॉर्ट हेयर बिल्ली की थी, और मुझे अचानक एक अजीब सी फेमिलियर फीलिंग हुई क्योंकि मेरी डीपी एक ब्लैक कैट थी। उसने कहा कि हम कल मेरे घर के पास एक यूनान रेस्टोरेंट में मिलेंगे। मैंने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे स्पाइसी खाना पसंद है और मैं उसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ? उसने जवाब दिया, मैंने तुम्हारी बहन से पूछा। उसकी ये तैयारी देखकर मुझे उसके लिए अच्छा महसूस हुआ। अगले दिन मैं जल्दी घर से निकल गया। रास्ते में सुआनिन की कॉल्स लगातार आती रहीं, और जब मैंने उठाया नहीं तो उसने मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए। जोयू, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ, हमें बात करनी है, प्लीज रिप्लाई। लेकिन मैंने उसे डिस्टर्ब मोड पर डाल दिया। रेस्टोरेंट में घुसते ही वेटर के साथ मैं उस टेबल तक गया जो लिन सुयान ने रिजर्व की थी। दूर से ही खिड़की के पास बैठी एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखी। वो शायद वही थी। हमारी पहली मुलाकात में ही लिन सुयान काफी थॉटफुल निकली। उसने मुझे एक छोटा सा गिफ्ट दिया, एक खूबसूरती से तराशी हुई लकड़ी की म्यूजिक बॉक्स। जैसे ही मैंने उसे घुमाया, उसमें से हल्की मीठी धुन, चिड़ियों की आवाज
और पानी के बहने की आवाज आने लगी। वो एहसास बहुत सुकून देने वाला था। मेरी खुशी देखकर वो अचानक बोली, ये मैंने खुद बनाई है। मैं चौंक गया। तुम मेडिकल स्टूडेंट हो ना, ये सब कैसे बना लेती हो? वो हल्की सी शर्माते हुए बोली, मेरे दादा कारपेंटर थे, बचपन में उनसे सीखा। मैंने जेन्युइनली इम्प्रेस्ड होकर उसे थम्स अप दिया। हमारी बातचीत और खाना इतना स्मूथ चला कि मुझे उसके साथ बहुत कंफर्टेबल महसूस हुआ। और जब खाना लगभग खत्म हो गया तो मैं आधा मजाक करते हुए उससे हंसी मजाक करने लगा। मैं थोड़ा हंसते हुए बोला, पहली बार मिल रहे हैं और तुमने इतना कीमती गिफ्ट दे दिया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें बदले में क्या दूं। मुझे ना ड्राइंग आती है ना सिंगिंग। मेरी बात सुनकर लिन सुयान मुस्कुरा पड़ी और बोली, कोई बात नहीं, आगे भी मिलते रहेंगे, वही मेरे लिए रिटर्न गिफ्ट होगा। हम दोनों हंसते बात करते रहे कि तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई और एक पल में मेरा अच्छा मूड टूट गया। मैं पलट कर देखा तो सु वैनिंग सामने खड़ी थी, थकी हुई, आंखों में बेचैनी लिए। ज्यू, तुम्हें ढूंढना कितना मुश्किल था पता है? वो तेजी से मेरे पास आई और मुझे कुर्सी से खींच लिया। कोई वजह होगी कि तुम मेरे कॉल्स और मैसेजेस इग्नोर कर रहे हो। अच्छा खेल रहे हो तुम। अभी तक हम ऑफिशियली ब्रेक भी नहीं हुए और तुम दूसरी लड़की के साथ डेट पर आ गए। उसकी आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि आसपास बैठे लोग मुड़कर देखने लगे। मैंने उसे जोर से हटाते हुए कहा, बकवास मत करो। जिस दिन तुमने अपने बर्थडे पर ब्रेक की बात कही थी उसी दिन मैंने मान लिया था। अब मैं सिंगल हूँ। मैं किसके साथ जाता हूँ ये तुम्हारा मामला नहीं है। मेरी बात सुनकर वो पूरी तरह भड़क गई और अचानक सबके सामने मुझे किस करने की कोशिश करने लगी। लेकिन उसी वक्त एक मजबूत हाथ हमारे बीच आ गया। लिन सुयान ने बिना मेहनत के उसे पीछे धकेला और मुझे अपने पीछे कर लिया। मिस, अगर आप ऐसे ही जारी रखेंगी तो मैं पुलिस बुलाकर सेक्सुअल हैरेसमेंट की रिपोर्ट करूंगी। ये सुनते ही सु वैनिंग गुस्से से बोली, तुम होती कौन हो? मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हूँ, बीच में मत आओ। ये कहते हुए उसने लिन सुयान की कॉलर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी हाइट कम होने की वजह से वो खुद ही पीछे धकेल दी गई। लिन सुयान शांत लेकिन सख्त आवाज में बोली, आपका ये बिहेवियर देखकर तो नहीं लगता कि आप उसकी गर्लफ्रेंड हैं। आसपास के लोग भी लिन सुयान की बात से सहमत होने लगे। सु वानिंग को समझ आ गया कि वो जीत नहीं पाएगी, तो वो थोड़ी देर शांत हो गई। लेकिन जैसे ही लिन सुयान ने गार्ड थोड़ा नीचे किया और मेरी तरफ देखा, सु वानिंग अचानक उस पर झपट पड़ी और दोनों जमीन पर गिरकर उलझने लगे। मैं बिना किसी भाव के तुरंत 110 डायल करके पुलिस को कॉल किया और फिर सन चेन को फोन करके कहा कि अपनी गर्लफ्रेंड को संभाले। लेकिन उधर से उसकी आवाज बिल्कुल ठंडी आई, अब से सु वानिंग के बारे में मुझे कभी कॉल मत करना। मैं उसके साथ रिकंसाइल नहीं करूंगा। और इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता उसने फोन काट दिया। मैं कुछ पल फोन को घूरता रहा, समझ नहीं आया क्या हो रहा है। पुलिस स्टेशन में दोनों को वार्निंग दी गई और जल्दी छोड़ दिया गया। बाहर आते ही सु वैनिंग फिर मेरे सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में बेकाबू भाव थे। मैंने थककर कहा, सुआनीन प्लीज मुझ परेशान करना बंद करो। मेरी बात खत्म होते ही वो जल्दी जल्दी बोली, उस दिन मैंने ज्यादा पी ली थी, वो सब मजाक था, सीरियसली मत लेना। मैंने कभी सन चेन के साथ वापस जाने के बारे में नहीं सोचा। मुझे पसंद तुम हो। मैं ठंडे अंदाज में हंस पड़ा। तुम बार बार कहती हो कि तुम्हें मैं पसंद हूँ, तो फिर 5 साल तक हमारा रिश्ता छुपाकर क्यों रखा? हमेशा अंधेरे में क्यों रखा मुझे? सच ये है कि तुम्हें मुझसे नहीं खुद से प्यार है। इतना कहकर मैं मुड़ गया। वो मेरे पीछे आना चाहती थी, लेकिन लिन सुयान ने रास्ता रोक लिया और सु वैनिंग वहीं खड़ी रह गई, हमें जाते हुए देखती रही। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो पलटकर हमारे रिश्ते को पूरी दुनिया के सामने अनाउंस कर देगी। अगली सुबह मैं अभी ठीक से जागा भी नहीं था कि मेरी बहन ने दरवाजा खटखटाया। मैंने उनींदी आंखों से दरवाजा खोला तो देखा सु वानिंग और मेरी बहन दोनों बाहर खड़ी थीं। मैं इंस्टिंक्टिवली दरवाजा बंद करने वाला था, लेकिन मेरी बहन ने रोक लिया। जेयूयू, सु वैनिंग ने सब कुछ बता दिया है, मैंने ठंडे स्वर में कहा। मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वो और मैं बस स्वान सिबलिंग्स हैं। मेरी बहन फिर बोली, लेकिन उसने कहा कि तुम दोनों 5 साल रिलेशनशिप में थे, ये सब क्या है? ये सुनकर मैं हंस पड़ा। 5 साल रिलेशनशिप? दूसरी बहन, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? सु वानिंग कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। 5 साल में उसने कभी मेरे बारे में एक भी सोशल मीडिया पोस्ट नहीं डाली। अगर कुछ था भी तो सिर्फ हम तीनों की ग्रुप फोटोज। 5 साल में हमारे गिफ्ट्स भी बस खाने पीने तक ही सीमित थे। वो कभी कोई ऐसा निशान छोड़ना ही नहीं चाहती थी जिससे हमारा रिश्ता साबित हो सके। मैं पहले कंफ्यूज्ड रहता था, दिल में शिकायत भी थी, और वो हमेशा कहती थी कि मैं अभी छोटा हूँ, फैमिली अपोज करेगी। लेकिन अब मैं छोटा नहीं हूँ। मैं 18 साल की उम्र से उसके साथ रिलेशनशिप में था। अब मैं 23 साल का हूँ। मेरी बात सुनकर सुआनीन जैसे कुछ सोचने लगी और जल्दी से बोली, तुम्हारे फोन में हमारी फोटोज नहीं है? निकालो और अपनी बहन को दिखाओ। मैं ठंडे अंदाज में हंसा। थी, लेकिन जो फोटोज हम दोनों ने अकेले ली थी वो सब मैं डिलीट कर चुका हूँ। अब सिर्फ वही ग्रुप फोटोज बची हैं जब हम तीनों साथ बाहर गए थे। हमारी बात पास में सुन रही मेरी बहन अब शक करने लगी थी। उसने भौहें चढ़ाकर कहा, तुम कह रही हो 5 साल रिलेशनशिप था, ठीक है,
अगर बाहर वालों को पता नहीं था, लेकिन एक भी सबूत नहीं। सुआनिंग, क्या तुम सच में मेरे भाई के साथ थी? अगर ऐसा है तो तुम इंसान भी हो। सुआनिन फिर भी जिद करने लगी तो मेरी बहन का धैर्य टूटने लगा। वो घबराकर मेरी तरफ देखती हुई बोली, जेयूयू, जल्दी अपनी बहन को समझाओ, हम सच में 5 साल साथ थे। क्या तुम्हें याद नहीं तुमने क्या कहा था? क्या तुम भूल गए कि तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो? उसकी ये बातें सुनकर मेरे अंदर घिन सी उठ गई। मैंने सीधा कहा, सिस, मुझे लगता है सुआनिन ने ज्यादा पी रखी है और अभी तक होश में नहीं आई। इसे बाहर ले जाओ। उसके जाने के बाद मैंने उसका हर कांटेक्ट ब्लॉक कर दिया। बात अब बिल्कुल साफ हो चुकी थी। अब और कुछ भी सिर्फ हैरासमेंट था। फिर भी वो कई बार मेरे घर आकर तमाशा करने लगी। यहाँ तक कि मेरे माता पिता को भी पता चल गया और उन्हें झाड़ू लेकर उसे भगाना पड़ा। वो भी हैरान थे, एक नॉर्मल इंसान अचानक ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सन चेन से झगड़ा हुआ है और अब ये तुम्हें सब्स्टिट्यूट बनाना चाहती है? मेरी बहन ने बार बार पूछकर आखिर मुझसे मेरे 5 साल के उस छुपे हुए रिलेशनशिप की सच्चाई निकलवा ली। लेकिन उसने मुझे डांटा नहीं, उल्टा मेरे सिर पर हाथ फेर कर बोली, तू सच में बेवकूफ है। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मुझे पता होता कि सुआनी ऐसी है तो मैं बहुत पहले उसे सारे रिश्ते खत्म कर देती। जूयू, ये याद रख, जिस रिलेशनशिप में तू खुद को दबा हुआ महसूस करे उसे तुरंत खत्म कर देना चाहिए, समझा? मैंने चुपचाप सिर हिला दिया। छुट्टियां खत्म होते ही मैं वापस हॉस्पिटल में काम पर लौट आया। नर्स स्टेशन पर फीमेल कॉलीग्स बात कर रही थीं कि सर्जरी डिपार्टमेंट में एक नई डॉक्टर आई है, बहुत खूबसूरत और विदेश की टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी की टॉपर। जब मैंने सुना उसका सरनेम लिन है तो मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि दुनिया इतनी भी छोटी नहीं होती। मगर उसी सुबह हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर बैनर्स लगे थे और बाकायदा वेलकम मीटिंग रखी गई थी। तभी मुझे पता चला कि वो नई डॉक्टर सच में लिन सुयान ही है। सबकी तालियों के बीच उसने मुझे देखा और मुस्कुरा दी, इतनी देर तक कि सब लोग उसकी नजर फॉलो करते हुए मेरी तरफ देखने लगे। मेरे पास खड़ी कोलेग ने मुझे कोहनी मारकर पूछा, क्या बात है, जानते हो उसे? मैंने जल्दी से झूठ बोला, नहीं, आज ही पहली बार मिल रहा हूँ डॉक्टर लिन से। लेकिन मेरी बात खत्म होते ही लिन सुयन सीधे मेरे पास आ गई और हाथ बढ़ाकर बोली, जुयू, क्या कोइंसिडेंस है? और पूरे हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। 1 महीने के अंदर पूरे हॉस्पिटल को पता चल गया कि लिन सुयान मुझे परस्यू कर रही है। वो रोज मुझे शिफ्ट के बाद वेट करती, नाइट ड्यूटी में स्नैक्स लेकर आती। उसकी केयर से मेरा वजन भी 1 किलो बढ़ गया। हमारे बीच का रिश्ता धीरे धीरे एम्बिग्यूअस हो गया था। बस एक पतली सी परत बाकी थी जिसे हम दोनों ने अभी तक पार नहीं किया था। लेकिन जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था वो हुआ। एक दिन हॉस्पिटल में मुझे फिर से सू वानिंग दिख गई। 2 महीने से ज्यादा हो गए थे उसे देखे हुए, और इस बार वो एक लड़के को डॉक्टर दिखाने लाई थी। उस लड़के का चेहरा देखकर मैं एक पल के लिए चौंक गया। वो थोड़ा बहुत मेरी तरह दिखता था। तभी सू वानिंग ने मुझे देख लिया। वो भी रुक गई और फिर मेरी तरफ चलने लगी। मैं भीड़ के बीच से निकलकर एलिवेटर की तरफ बढ़ गया, उससे दूर जाने के लिए। लेकिन अचानक मैं किसी से टकरा गया। लिन सुयान थी। उसने मुझे हटाया नहीं बल्कि और करीब खींच लिया, जैसे जानबूझकर मुझे अपने पास रख रही हो। लोग देखने लगे। मैंने सिर घुमाकर देखा। एलिवेटर का दरवाजा बंद होने वाला था। उस सिकुड़ती हुई दरार के बीच मैंने सू वैनिंग के चेहरे पर खालीपन देखा। लेकिन इस बार मेरे दिल में कुछ भी नहीं हिला। बस एक ही ख्याल आया, अलविदा सू वैनिंग, अब मेरी बाकी जिंदगी में तुम्हारा कोई जगह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं।